दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश की कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दे, लेकिन दिल्ली के अवाम इनकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अब तक 9 मरतबा हमले हो चुके हैं। हमारे लीडरान, रिश्तेदार और हमसे जुड़े हर शख्स को परेशान किया जा रहा है और इसकी वजह सिर्फ यह है कि कांग्रेस और बीजेपी अपने अलावा किसी को इख्तियार में नहीं देखना चाहती। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे हौसले इस तरह के बुज़दिलाना हरकतों से और भी मजबूत होते हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं। जब से हम लोग राजनीति में आए हैं, एक प्रश्न ये उठता है कि ये हमले क्यों करवाए जा रहे हैं। जब से हम लोग राजनीति में आए हैं, ये लोग एक आम आदमी का राजनीति में आना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इन लोगों को ये लग रहा है कि अगर इस तरह से आम आदमी राजनीति में आते गए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इनका सबका एक परिवार है, इन सारे नेताओं का, कांग्रेस बीजेपी वालों का, इनका सबका परिवार है आपस में। ये बाहर वाले को, हम बाहरी हैं राजनीति में, एक आम आदमी को ये लोग राजनीति में बर्दाश्त नहीं करने देना चाहते। पिछले 4 साल के अंदर इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। इन्होंने मेरे ऑफिस पे सीबीआई की रेड कराई, इन्होंने मेरे घर पे, मेरे बेडरूम के अंदर दिल्ली पुलिस की रेड कराई। बताओ मेरा क्या कसूर था। मेरे ऊपर 33 केस कर रखे हैं लोगों ने। मनीष सिसोदिया जी को कई घंटों तक सीबीआई ने इंटेरोगेट किया। सतिंदर जैन के घर पे सीबीआई की रेड हुई, सतिंदर जैन के घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई, कुछ नहीं मिला अभी तक। हमारे 20 एमएलएज को अरेस्ट किया गया। मेरे रिश्तेदारों को पकड़ रहे हैं। जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मेरे रिश्तेदारों को पकड़ रहे हैं। इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की। इन्होंने हमारे 21 एमएलएज जानबूझ के गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिए। हमारे एमएलएज खरीदे जा रहे हैं। वो तो खैर प्रधानमंत्री जी खुलेआम कह चुके हैं कि मैं एमएलएज खरीद के अब विपक्षी दलों की सरकारें गिराऊंगा। और जब ये सारे हथकंडे इनके नहीं चले तो ये हमले कराने लग गया। ये 9वां हमला है। 9 हमले कोई कम नहीं होते। इनकी पूरी साजिश है कि किसी तरह से ये हमारे ऊपर जानलेवा हमला करना चाहते हैं। ये हमें इस रास्ते से साफ करना चाहते हैं। इनका मकसद है कि किसी भी तरह से इनको फिजिकली हटा दो। ये 9 हमले मुझ पे नहीं हुए, ये दिल्ली की जनता के ऊपर हुए हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री पे हमला किया है। अब इनको ये चैलेंज लग रहा है कि अगर इस तरह से इनके अच्छे काम होते गए तो बाकी राज्यों के अंदर भी इनसे जनता पूछ रही है कि अगर दिल्ली में केजरीवाल कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे। यूपी के भदोही में पीएम मोदी ने अवामी जलसे से खिताब किया। पीएम मोदी ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महामिलावट का मतलब इंतशार और करप्शन है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में अब एक अलग नजरिया बना है। लोग हिंदुस्तान को रश्क की निगाह से देखते हैं। इन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान मसूद अजहर पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। दुनिया भर में भारत का सम्मान हो रहा है। भारत की बात मानी जा रही है। सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक, फिलिस्तीन से लेकर रूस तक, हर देश भारत को अपना सबसे बड़ा सम्मान दे रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो आपको गर्व होता है, हिम्मत आती है। अब सही सरकार है ऐसा लगता है, सरकार सही काम कर रही है ऐसा लग रहा है। जब भारत ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा तो आपको गर्व हुआ, आपको गर्व हुआ, आपको गर्व हुआ। आप मुझे बताइए
मोदी का रास्ता सही है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने भारत में सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले गुनहगार मसूद अजहर को आतंकित घोषित किया। आपको संतोष हुआ? मोदी सही काम कर रहा है। अब पाकिस्तान उसे दावत खिला रहा था, उसका हाल क्या होगा? अब यही पाकिस्तान मसूद अजहर पर कार्रवाई करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए वजीर-ए-आजम मोदी के उस इल्जाम का जवाब दिया जिसमें उन्होंने राहुल के वालिद यानी राजीव गांधी के बदउन्वान नंबर 1 होने की बात कही थी। अपने जवाब में बाज़ाब्ता मोदी से मुखातिब होते हुए राहुल ने लिखा कि लड़ाई खत्म हो गई है और अब आप अपने किए का फल भुगतेंगे। राहुल ने मजीद लिखा कि जो लोग मनफी सोच रखते हैं वो मेरे वालिद के बारे में क्या कहेंगे। साथ ही राहुल ने वजीर-ए-आजम को ढेर सारा प्यार भी भेजा है। अमित शाह ने सोनीपत में अवामी जलसे से खिताब किया। अमित शाह ने कहा कि मुल्क की आवाम नरेंद्र मोदी को वजीर-ए-आजम मान चुकी है। आवाम की जबान पर मोदी का नाम ऐसे ही नहीं है। पद की ऐतिहासिक भूमि पर मैं यहां आया हूं और इस ऐतिहासिक नगरी के अंदर आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। मोदी 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 और मित्रों, ये नारा तो मोदी मोदी का सुनाई पड़ता है। वो नारा हमारे एक चुनावी नारा नहीं, मोदी मोदी का नारा इस देश की 125 करोड़ की जनता से निकला हुआ भाई नरेंद्र मोदी के लिए अंतर का आशीर्वाद है। अंतर का आशीर्वाद। इस देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, ये देश की जनता ने। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। तमाम इंतखाबी अफसर ट्रेनिंग के बाद अपने अपने पोलिंग बूथों पर रवाना हो रहे हैं। वाज़ेह है कि 6 मई को 7 रियासतों में 51 सीटों पर पोलिंग होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और मगरबी बंगाल में वोट डाले जाएंगे। लोकसभा के 5वें मरहले की पोलिंग के साथ साथ कल आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में री पोलिंग भी होनी है। आंध्र प्रदेश के 3 अजला में 6 मई को री पोलिंग के लिए हुक्काम ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल अफसर की मौजूदगी में आला ओहदेदारों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान इंतखाबी अजला के कलेक्टर, एसपीओ के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक्किद की गई। रियासत आंध्र प्रदेश के 3 अजला के 5 पोलिंग मराकज पर दोबारा पोलिंग होने वाली है। सीईओ ने बताया कि सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। सीईओ ने सिक्योरिटी इंतजामात का पुलिस को मशवरा दिया। तेलंगाना में प्रजा परिषद और मंडल प्रजा परिषद इंतखाबात के पहले मरहले के तहत पोलिंग होगी। पहले मरहले के तहत जिला प्रजा परिषद के 197 और मंडल प्रजा परिषद के 2166 हलकों में वोट डाले जाएंगे। तमाम इलाकों में सुबह 7 बजे तक शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तमाम नक्सलाइट सरगर्मियों से मुतासर इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रायदही होगी। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। 3 मरहलों में होने वाले मजालिस मुकामी के इंतखाबात होने हैं। दीगर 2 मरहले 10 और 14 मई को मुकर्रर हैं। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंबरपेट मस्जिद पर वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद खुद को इस जायदाद का मालिक जाहिर करके बल्दिया से रकम हासिल की और इंतजाम के लिए जायदाद हवाले की। मस्जिद में पाबंदी से नमाज अदा नहीं की जा रही थी और मस्जिद मौजूद होने के बल्दिया को इल्म नहीं है। मस्जिद की शहादत अफसोसनाक वाक़या है। उलमा से मशावरत के बाद करीब में मौजूद सरकारी जमीन पर नई मस्जिद तामीर की जाएगी। बसूरत दीगर इसी मुकाम पर दोबारा मस्जिद तामीर की जाएगी। कसूरवारों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मस्जिद का जो है कई 22 नंबर के हिसाब से टैक्स बना के जा रहा था और उन लोगों ने अपने आप को इसके मालिकाना हुकूक बताया
और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से वो लोग 2.5 करोड़ रुपए हासिल किए और लेटर देने के बाद बल्दिया महकमे को ये नहीं मालूम था कि इसके पीछे मस्जिद है और वो मस्जिद आबाद मस्जिद नहीं है, काफ़ी ज़माने से बंद है मस्जिद। जो भी हुआ उसकी हमें भी तकलीफ है, हमारे सीएम साहब को भी तकलीफ है। जीएसएम कमिश्नर और वक्फ बोर्ड के सीईओ और कलेक्टर से बात किया हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पर बिल्कुल पड़ोस में, चूँकि वो मास्टर प्लान में आ रही, पड़ोस में जहाँ पर भी सरकारी ज़मीन अवेलेबल रहेगी या म्यूनिसिपल की डिपार्टमेंट की ज़मीन अवेलेबल रहेगी, अच्छी बड़ी ज़मीन देकर वहाँ अच्छी से अच्छी मस्जिद तामीर की जाएगी। सब उनको जगह पे 419 गज वक्फ की ज़मीन है, उसी पर क्यों तामीर नहीं की जा सकती? डिमोलिश किया गया, वो 400 चिल्लर नहीं है, इससे पहले काफ़ी पहले डिमोलिश किया गया था जब भी मुआवजा दिया गया था। अगर मैं खुद हम इंस्पेक्शन करेंगे, अगर वहाँ पर मुनासिब जगह रहेगी, लोगों को इबादत करने के लिए माकूल जगह रहेगी तो ज़रूर वहाँ पर बनाया जाएगा। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि वो हटाना। मस्जिद कितनी जगह पर है, मुझे जो इत्तला मिल रही है मस्जिद बहुत छोटी थी, जो कमान की मस्जिद एक ही कमान के अंदर थी, एक खाने की मस्जिद थी जिसमें वहाँ पर नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आवाम से राय लेने के बाद आवाम की क्या, हमारे उलमा से भी बात करेंगे, वहाँ के मुकामी लोगों से बात करेंगे। अगर वो इस पर राज़ी हो कि पड़ोस में बिल्कुल करीबी वॉकिंग डिस्टेंस में कोई जगह अच्छी मिलेगी तो वहाँ आवाम की राय से और उलमा की राय से तामीर की जाएगी। अगर वो वहीं चाहते हैं तो वहीं बना कर दिया जाएगा। जीएचएमसी ऑफिसर पे कोई कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेट इंक्वायरी तो कर रहे हैं हम लोग कि क्या हुआ, क्यों ऐसा रात रात तो तोड़ा गया। डेफिनेट जो भी इसके अंदर कसूरवार रहेंगे उनके ऊपर जो भी जिस तरीके से भी हम लोग एक्शन लेना है ज़रूर लेंगे। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पार्किंग इलाके में मस्जिद की तामीर का मामला अदालत में जेर दौरा है। हुकूमत इस मामले को हल करने के लिए मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है। जीएमआर के अहदेदारों से मुज़ाकरात किए जाएंगे और पार्किंग इलाके में मस्जिद तामीर करने की कोशिश की जाएगी। बसूरत दीगर इबादत के लिए प्रेयर हॉल तामीर किया जाएगा। वाज़ेह है कि एयरपोर्ट की तामीर से पहले इस मुकाम पर एक मस्जिद थी। पार्किंग इलाके में धूप में लोग नमाज पढ़ने पर मजबूर हैं। एक बार हम लोग जीएमआर वालों से बात करेंगे। हमारे जो साबिका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे आबिद रसूल खान साहब ने नोटिस दी थी। नोटिस देने पर वो लोग जीएमआर वालों ने कोर्ट को चले गए। वो कोर्ट में केस होने की वजह से पेंडिंग हो रहा है। फिर भी हम लोग आपस में बैठकर जरूर वहां पर एक कम से कम मस्जिद नहीं तो एक प्रेयर हॉल जरूर बनाएंगे, ताकि वहां के जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले, वहां टैक्सी ड्राइवर और कुछ मुसाफिरीन अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो मस्जिद बाजमात पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह उसे आने वाले टाइम पर जरूर पूरा किया जाएगा। रमजान का चांद नजर आते ही ताजमहल में नमाज तरावी शुरू हो जाएगी, जो रमजान के आखिरी दिन तक जारी रहेगी। ताजमहल में नमाज के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ताजमहल में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ मुकामी अफराद को इजाजत मिली हुई है। ताजमहल में जो है तरावियाँ होती हैं, जो एक नमाज होती है स्पेशल नमाज रमजान में, वो ताजमहल में होती है। ये वर्षों से होती चली आ रही है और ये इसे तरावियाँ कहा जाता है। और इसमें जो लोग आते हैं बाकायदा वो लोग अंदर जाते हैं, अपना आधार लेकर के, अपनी आईडी लेकर के उनके अंदर एंट्री होती है और वो अंदर तरावियाँ अदा करते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। ये सिलसिला चांद देखने से, जब रमजान का चांद दिखता है उस टाइम शुरू होता है और ईद का चांद देखने तक ये जारी रहता है। आखिरी दिन में जो 30 चैप्टर जो पूरे होते हैं जो है उसके लिए राष्ट्र और समृद्धि के लिए दुआ मांगी जाती है, खासतौर से जो है, समझे ना। और सबसे बड़ा सौभाग्य हम लोगों के, हम लोग स्थानीय नागरिक हैं। ताजमहल में हम लोगों को प्रवेश मिलता है। जो विजिटर्स लोग उनको विजिटर के लिए एंट्री नहीं है जो है। ये समझिए हिंदुस्तान की कोई भी मारूफ शख्सियत क्यों ना हो, वो ताजमहल में अंदर नहीं जा सकती। जिस वक्त हम लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हर आदमी चाहता है ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसमें नमाज अदा करे, तो लोग जाएंगे। उस नमाज के लिए एक विशेष इंतजाम किया गया है कि ताजमहल के गेट पर रजिस्टर रखा जाएगा। उस रजिस्टर में उनकी एंट्री होगी और एंट्री के बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें हमारी कमेटी ने सारी जांच वगैरह के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारी कमेटी में मौजूद रहेगी, कमेटी कर्मचारी रहेंगे। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वरंगल में उत्तर प्रदेश के नौजवान मन्नान की मौत पुलिस तहवील में नहीं हुई। पुलिस ने मन्नान को पूछताछ में लेकर छोड़ दिया। उसके 2 घंटे के बाद मन्नान को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वरंगल में पुलिस कस्टडी में और नौजवान मन्नान की मौत नहीं हुई। ये लोग जो है यूपी के थे, तो शायद वो मुजफ्फरनगर के लोग थे। उसके बाद वो लोगों के जहाँ कारोबार थे, कपड़े का कारोबार करते थे, तो उन्हें उस मुतालिका पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। पुलिस स्टेशन में उन पर तहकीकात हुई। उसके बाद 1 बजे उन्हें छोड़ दिया गया मन्नान को। वो पता नहीं हार्ट के पेशेंट थे। 1 बजे जाने के बाद वो 4 बजे दवाखाने में शरीक हुए। उसके बाद वो 5 बजे उनका इंतकाल हुआ। और वहाँ के मुकामी जितने सियासी कायदीन थे
बाज़ाब्ता उन लोगों से मुशावरत करने के बाद वहाँ के कमिश्नर ने उनकी डेड बॉडी भिजाई है। इसमें पुलिस के अंदर उनके जो टार्चर करने पर हुई या ये करने पर उन्हें टार्चर नहीं किया गया, सिर्फ उसके लिए इंक्वायरी के लिए उनके बारे में, चूंकि आजकल आप जानते हैं दिने दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए पुलिस प्रिकॉशन के तहत उनसे पूछगछ की गई। उसके बाद उन्होंने जहाँ कारोबार करते थे वो मुतालिका पुलिस स्टेशन को उन्हें भिजा दिया गया और वो 1 बजे वो पुलिस स्टेशन से वापस जा चुके थे। 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद वो शिकायत में दिल की तकलीफ महसूस करते हुए दवाखाने में शरीक हुए। शायद उनकी 5 बजे उनका इंतकाल हुआ। उस पर पूरी तरीके से तहकीकात की जा रही। मैं खुद भी कमिश्नर से बात किया हूँ और फाइल मैं खुद मंगाकर चेक करने वाला हूँ। तेलंगाना के जिला महबूबनगर में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार लॉरी पर ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और लॉरी सड़क से नीचे गिर गई। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। 2 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने क्रेन के जरिए लॉरी का मलबा उठाकर जख्मियों को जिले के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया है। हंसने, हंसाने और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज दुनिया भर में आलमी वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी यौम हंसी मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक में लोगों की बड़ी तादाद पार्कों और दीगर अवामी मुकामात पर जमा हुई। हंसने और मुस्कुराने से न सिर्फ आपकी सेहत अच्छी होती है बल्कि ये तवील उम्री का राज भी है। सिर्फ ये नहीं बल्कि परेशानियों से निजात से लेकर जिंदगी को खुशियों से भरपूर बनाने के लिए भी हंसना बेहद जरूरी है। वाज़ेह है कि वर्ल्ड लाफ्टर डे का आगाज 1998 में हिंदुस्तान से हुआ, जो अब हर साल मई के पहले इतवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। उधमपुर में झक्कड़ मिडिल स्कूल के टीचर सुनील कुमार दीगर असातिज़ा के लिए काबिल तकलीद नमूना पेश कर रहे हैं। तलबा को बेहतर तालीम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सुनील कुमार अपनी ज़ाती दिलचस्पी से काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि वो इस मकसद के लिए अपनी जेब से भी पैसा खर्च कर रहे हैं। पेश है सुरेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट। उधमपुर जिले के टिकरी जोन में वाक़ गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल जाखड़ के तलबा को निजी स्कूलों की तरह का माहौल फराहम करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। ये सब स्कूल के एक टीचर सुनील कुमार की जाती कोशिशों का नतीजा है। सुनील कुमार स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग के जरिए मुख्तलिफ मज़ामीन की मालूमात फराहम कर रहे हैं ताकि तलबा चलते फिरते भी कुछ सीख सकें। डिजिटल लर्निंग को आम करने के लिए सुनील कुमार ने स्मार्ट क्लास बनाई है और लैपटॉप के जरिए तलबा को तालीम फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल के अहाते में शजरकारी भी की गई है। स्कूल के दीगर असातिज़ा ने सुनील कुमार की काविशों की सताइश की है। इधर सर सुनील कुमार उन्हें अच्छे कोला अच्छे कंप्यूटराइज सिस्टम करने भी सारा कुछ अपने हथ कीता और पॉकेट मनी पैसे खर्च कीते। साड़ा ये मेन मोटिव ये है कि बच्चे साढ़े कोला अच्छा लेइए जान इधर ते अग्गे भी उन्हें इन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि अस गवर्नमेंट स्कूल च पढ़ाने। इन्हें ये लगना चाहिए कि अस साड़ा स्कूल सारे कोला बेटर है, अच्छा है कि अस एक गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाने। सुनील कुमार का कहना है कि आमतौर पर सरकारी स्कूलों में गरीब तलबा तालीम हासिल करते हैं और इन्हें निजी स्कूलों की तर्ज पर माहौल और सहूलतें मयसर नहीं रहती हैं। लिहाजा वो तलबा को बेहतर तालीम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपनी हद तक कोशिशें कर रहे हैं और इस मकसद के लिए अपनी जेब से भी पैसे खर्च कर रहे हैं। मैं मतलब अपने स्कूल की हमेशा अपने घर लेखा समझा। जो कुछ मैं अपने मतलब घर गल सोचना वो कुछ मैं अपने स्कूल के गल सोचना। अपने स्कूल जिन्ना कुछ मैं अपनी तरफ मेरा बेस्ट हो सके मैं किया मतलब करने की कोशिश करना। इधर अपने स्कूल में बड़े सारे मतलब बूटे वगैरह लाए थे, प्लांट्स लाए थे, फुल लाए थे। इसके अलावा बच्चों वास्ते मतलब मॉडर्न जो टीचिंग लर्निंग एड्स जिहड़ियां वो मैं तैयार की दियां, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की दियां ताकि बच्चे मतलब जो ऑडियो वीडियो एड्स जिहड़ियां उन्हें यूटिलाइज कर सकन। मतलब अपने स्कूल की मैं कोशिश की कि स्मार्ट स्कूल बनाने की। बेशक सारे को प्रोजेक्टर नहीं है, सारे को भी फैसिलिटीज नहीं है, फिर भी मैं अपने अपना लैपटॉप पर्सनल लैपटॉप यूज करिए मैं इस चीज़ की कोशिश की है। इसके अलावा 15 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस है जिससे से बच्चे की कोई डिफिकल्टी आती है, कोई कंसेप्ट समझने डिफिकल्टी आती है, वो मैं अपने स्कूल में वॉल पेंटिंग की दी उनकी पेंटिंग के जरिए मैं बच्चे में वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है ताकि बच्चे जिले क्लास चाहन वो उन पेंटिंग दिखन ताकि उन्हें मतलब दिखिए कुछ ना कुछ उस पेंटिंग से कुछ ना कुछ कंसेप्ट जो है वो समझी सकन। सुनील कुमार ने सरकारी स्कूल के दीगर असातिज़ा से भी ख्वाहिश की है कि वो भी बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में अपना भरपूर रोल अदा करें।
मैं जितने मेरे अपने कोलीग जेह्ड़े जिन्ने मेरे दोस्त टीचर दोस्त जेह्ड़े हैन मैं सारे मतलब इ'यै सजेस्ट करगा कि साढ़े स्कूल जेह्ड़े बच्चे आ दे गरीब स्कूलें दे बच्चे आ दे ओह् दूए साढ़े स्कूल च एनरोलमेंट रो घटा दी है तो अपने कोला बेस्ट करने की कोशिश करो ताकि साढ़े स्कूल की एनरोलमेंट है वो मतलब बधे ज़्यादा बच्चे साढ़े स्कूल आन बच्चे ये फील नहीं होए कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा है। सुनील कुमार की काविशें यकीनन काबिले तकलीद हैं, लेकिन हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो सरकारी स्कूलों को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करे और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तलबा को मेयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए उधमपुर से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नौशाद को मौसीक़ार आज़म का खिताब अदा किया गया था। इन्होंने 6 साल की उम्र में संगीत से जो रिश्ता जोड़ा वो मरते दम तक जारी रहा। इन्हें क्लासिकी मौसीकी और लोकगीतों को हल्के अंदाज में पेश करने का फन बखूबी आता था। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। कभी साजों की दुकान में सफाई करने वाला बच्चा बरसों बाद बॉलीवुड में मौसीकी की दुनिया का न मिटने वाला नामी मौसीकीकार नौशाद अली के नाम से मशहूर हुआ। नौशाद अली का लखनऊ की गलियों से मौसीकी का सफर शुरू होता है। लखनऊ के एक मुतवस्सित मुस्लिम खानदान में 25 दिसंबर 1919 को नौशाद अली की पैदाइश हुई। उनका रुझान बचपन से ही मौसीकी की तरफ था और उन्हें अपने इस शौक को परवान चढ़ाने के लिए अपने वालिद की नाराजगी भी बर्दाश्त करनी पड़ी। उनके वालिद हमेशा कहा करते थे कि तुम घर या मौसीकी में से एक को मुंतखब करो। उनके उस्ताद यूसुफ अली और बब्बन अली थे। उन्होंने लखनऊ के रॉयल थिएटर में काम करना शुरू किया। यहीं से मौसीकीकार बनने का अज़्म पुख्ता हुआ। 1937 के आखिर में वो लखनऊ से मुंबई आए। 1940 में उनकी पहली फिल्म प्रेम नगर थी। 1944 में पहली कामयाब फिल्म रतन थी। शाहजहां, दिल लगी, दुलारी, अनमोल घड़ी, मुग़ल आज़म, बेजो बावरा जैसी कई शाहकार फिल्मों को सुरों का जादू अता किया। उनकी आखिरी फिल्म अकबर खान की ताजमहल थी। नौशाद ने 6 दहाई के अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 70 फिल्मों में मौसीकी दी है। इस तवील सफर में उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में नगमा निगार शकील बदायूनी के साथ की हैं और इन दोनों की जुगलबंदी हमेशा सुपरहिट हुई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो पहले मौसीकीकार थे जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और ये अवार्ड उन्हें 1954 में रिलीज हुई फिल्म बेजो बावरा में बेहतरीन मौसीकी के लिए दिया गया। बंगाली फिल्म गंगा जमुना के लिए 1961 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड मिला। वहीं 1981 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए। 1984 में लता मंगेशकर अवार्ड मिला। 1987 में अमीर खुसरो अवार्ड हासिल किया। 1992 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। वहीं 1992 में ही उन्हें पद्म भूषण से भी सरफराज किया गया, जबकि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार समेत कई और एजाजात से नवाजे गए। तकरीबन 6 दहाई के तवील सफर में अपनी मौसीकी से शायकीन का दिल जीतने वाले मौसीकीकार नौशाद अली 5 मई 2006 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।